नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए जो हम लेके आए हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में एनालिसिस करेंगे हम इंडियन स्टॉक मार्केट का। और आज के लिए जो हम शब्द लेके आए हैं बहुत ही शानदार जो शब्द है, उस शब्द का नाम है ब्लड बाथ। आज क्या हुआ है हमारी स्टॉक मार्केट में? ब्लड बैथ। और ये जो ब्लड बैथ है ये क्यों हुआ, मार्केट इतनी ज्यादा क्यों कोलैप्स हुई, इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक तो आज मैं आपके लिए जो बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने पहले रखना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत की स्टॉक मार्केट आज के दिन में गिरनी नहीं चाहिए थी, बल्कि ऊपर को बढ़नी चाहिए थी। लेकिन भारत की स्टॉक मार्केट आज फॉल की, मैसिवली फॉल की, ब्लड बाथ हुआ। क्यों हुआ? पहले तो बढ़नी क्यों चाहिए थी? ये देखिए, इंडिया स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI को लेके मैंने वीलॉग बनाया हुआ है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, आप जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एक, वहां पे PMI डालना आपने। तो PMI कैसे कैलकुलेट होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये मैंने पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो वहां पे डाला हुआ है। तो देखिए, मार्च में कितना था? 58.2। अब की बार उम्मीद कितनी थी? 58 की फोरकास्ट था। आया कितना? 58.3, मतलब बढ़ के ग्रीन के अंदर। तो भारत की का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, और ये जो भारत का डाटा सरकार देती है ना, उससे मुझे लगता है हजारों गुना बेहतर डाटा है। ये बहुत ही शानदार डाटा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल देती है। मतलब ये सरकारी आंकड़ा नहीं है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। देखो क्या विडंबना है कि सरकारी आंकड़े पे भी आपको भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोफेशनल ज्यादा है, सरकारी में जरा प्रोफेशनलिज्म कम है, उतना गरीब फर्क है। तो पर ये भी खैर हाईजैक हो जाती है जब क्योंकि अमेरिका बेस्ड है ना ये, और अमेरिका इनको कुछ गाइड कर दे कि चलो कुछ घुमा दो, तो घुमा भी देते होंगे ये। लेकिन इनको ज्यादा अच्छा माना जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं, तो हम भी इनको ज्यादा अच्छा मानेंगे। तो 58.3% मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया है हमारा, जो भारत के लिए बहुत बड़ी क्या थी? पॉजिटिव न्यूज। अरे रेड से नहीं, इसको ग्रीन से लिखते हैं। ये बहुत बड़ी क्या थी भारत के लिए? पॉजिटिव न्यूज। अगली पे चलते हैं। इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये HSBC बैंक बनाता है इसको। हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये नाम है इसका, HSBC का। इसने ये इंडेक्स बनाया है। ये देखिए 58 था मार्च में, अप्रैल में ये आना था 58.3, लेकिन ये आया कितना? 61। जो उम्मीद थी उससे अप्रोक्सीमेटली 2.5 ज्यादा आया ये। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव, इट इज अ बिग पॉजिटिव न्यूज। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज थी इंडिया के लिए। इंडिया के लिए दो पॉजिटिव न्यूज हुई ये। अब यहां पे देखिए आप, दो पॉजिटिव न्यूज होगी। कौन कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग की प्लस सर्विस सेक्टर की। ये दोनों पॉजिटिव न्यूज थी भारत के लिए। और हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ बढ़ना चाहिए था। आज भारत के लिए अच्छा डाटा आया। हुआ क्या? हुआ वहां पे ब्लड बाथ। हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हुई। अब सवाल उठता है कि हमारी मार्केट इतनी बुरी तरह से कोलैप्स क्यों हुई? तो इसके जो कारण हैं वो भारत का एक भी कारण नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी। ये नेगेटिव न्यूज आई है, सारी जो नेगेटिव न्यूज है, इसको रेड में लेते हैं आप। सारी नेगेटिव न्यूज कहां से आई है? US से सारी नेगेटिव न्यूज आई है। डोनाल्ड जे ट्रंप, एक बात मैं नोटिस कर रहा था, पता नहीं आप लोगों ने भी नोटिस की, जब ट्रंप साहब सऊदी अरेबिया 4 दिन बाहर थे, गल्फ के दौरे पे थे, सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे, फिर कतार गए वो, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए वो, तब पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट बिल्कुल बढ़िया थी, क्योंकि वो उनको भाषण देने के मौके कम मिल रहे थे, वहां उनका स्वागत हो रहा था, तो वो खुश थे उसमें।
स्टेटमेंट भी दे रहे थे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे थे। एक बार वो व्हाइट हाउस लौटे, व्हाइट हाउस में पता नहीं उनके अंदर कोई क्या होता है, कोई माता आ जाती है उनके अंदर, मतलब पता नहीं कहां से कौन सा प्रवेश हो जाता है शक्तियों का कहीं बाहर से, और हर कुछ करते हैं वो। आज मैं वीलॉग बना रहा हूं से मतलब पिछली रात को, पिछले दिन था अमेरिका में, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुलाया उन्होंने। पहले उन्होंने जेलेंस्की के साथ जो किया ना, जेलेंस्की के साथ तो उन्होंने कम किया था, ये जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को उन्होंने धोया वहां पे ना, वो क्रिकेट में कहते हैं ना कि 6 बॉलों पे 6 छक्के। तो ट्रंप साहब ने क्या किया कि मतलब 6 बॉल पे 6 छक्के तो नहीं मार पाए, लेकिन उन्होंने वहां पे 3 सिक्सेस तो लगा ही दिए, 3 सिक्सेस। ध्यान से देखना, इसमें मेरी कॉमेडी के सटायर के अंदर कमेंट देखना आपने। अब वो बेचारा गरीब आदमी बिठा दिया वहां पे साइड में, साथ में उन्होंने वहां पे वीडियो लगा दिए, पूरा प्रेस वहां पे, पूरी मतलब प्रोजेक्टर लगाया हुआ वहां पे, ये भी डिसाइड करके लाए कि कौन सी फिल्म दिखानी है इसको, साथ में अखबार की कटिंग लेके आए हैं। मतलब बॉलीवुड के जो राइटर्स हैं ना, उनको जरा व्हाइट हाउस से सीखना चाहिए कि फिल्म कैसे बनती है। अरे जिस तरह की फिल्म वो दिखा रहे थे वो गलत था, जो साउथ अफ्रीका में हुआ, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, पर वैसे तो अमेरिका में होता है वैसा। वैसे मैं 50 फिल्में ले आऊंगा अमेरिका से। जो कटिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब लाए वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, वो एक लाए वो 100 ले आएगा। तो मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष आपस में बातचीत करते हैं वो नहीं, जो गली के गुंडे नहीं करते। वो है ना कहावत कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो उस बेचारे प्रेसिडेंट की हालत साउथ अफ्रीका की ये थी कि गुंडों ने घेर दिया चारों तरफ से, और वो अकेला, और चारों तरफ से वो अमेरिकन उसके ऊपर चढ़ गए पूरे सारे के सारे, कि वहां पे तुम व्हाइट जेनोसाइड कर रहे हो। वहां हो रहा है व्हाइट जेनोसाइड, नो डाउट, एक पार्टी है वहां पे, वो उस लेवल में नहीं हो रहा। अब वो थोड़े नहीं करवा रहा है जो प्रेसिडेंट है, वो तो उसके अगेंस्ट है। अब जो करवा रहे हैं उनके ऊपर तो अमेरिकन का कोई बस नहीं चल रहा है। वो बेचारा शरीफ आदमी, उसके ऊपर वो सारे के सारे चढ़ गए, और जो हैकलिंग की, उसकी जो शब्द इस्तेमाल किए, मतलब इतनी इंसल्ट की। और वहां पे साथ में सामने खड़े हुए थे कौन? एलन मस्क। मतलब ही इज द राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी, ही इज अ जीनियस एलन मस्क। और इतनी बेकार पार्टी भी अच्छी है रिपब्लिकन, इतनी बेकार टोली है जो आजकल वहां चला रही है रिपब्लिकन को। मतलब वो जैसे सड़क छाप गली के गुंडे नहीं होते हैं, उनके साथ वो एलन मस्क बेचारा वहां खड़ा हुआ, उसको एक तो बैठने को कुर्सी नहीं दी उन्होंने। एलन मस्क के साथ इतना बुरा किया इन्होंने, एक तो डोज से वो बाहर हो गया, फिर उसने बोला भी मैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं कुछ काम करूंगा, तो उसको बैठने को कुर्सी नहीं दी गई। वो बेचारा खड़ा हुआ था साइड में। आप डालिएगा यूट्यूब पे वीडियो या गूगल के ऊपर, आपको दिखेगा वो साइड में खड़ा हुआ बेचारा, और उसके फेस के एक्सप्रेशन आप देखिएगा, उसके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो इतने दयनीय एक्सप्रेशन थे। वो एक्सप्रेशन इस प्रकार के थे क्योंकि जो एलन मस्क है, ही इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ, तो इनकी जो मातृभूमि है वो साउथ अफ्रीका है। तो उस बेचारे को बुरा लग रहा था वहां पे कि मेरे देश का जो आया हुआ प्रेसिडेंट है, इसको इतनी बुरी तरह से क्यों यहाँ पे डराया जा रहा है। तो उसको बहुत ही बुरी तरह से वहां पे हड़काया जा रहा था, और ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मतलब आप यूं समझिए कि एलन मस्क ऑलमोस्ट वहां पे रोने वाले थे, जो स्थिति व्हाइट हाउस में क्रिएट कर दी। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा कोहराम ले आए। सबसे पहली तो ये आ गई यूएस डेट क्राइसिस फियर। 3.8 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है वो बढ़ने वाला है अमेरिका का। एक उन्होंने टैक्स रिलीफ देने आया, देखो मतलब इतना बड़ा फ्रॉड बिल है ये। मैं समझाता हूं आपको। ट्रंप साहब ने क्या बोला, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने क्या बोला कि मैं टैक्स कट दूंगा, और टैक्स कट ये एक्चुअल पता किसको दे रहे हैं? बिलियनियर्स को। बिलियनियर जो इनके दोस्त हैं, जिन्होंने इनको फंड किया है, उनको ये टैक्स कट दे रहे हैं। और ये टैक्स कट क्या दे रहे हैं इन लोगों को? ये टैक्स कट इनको दिया जा रहा है, और कितना है? 3.8 ट्रिलियन डॉलर। मतलब भारत की इकोनॉमी कितनी है? 4.25 ट्रिलियन डॉलर।
जितनी भारत की इकोनॉमी है लगभग उतना टैक्स रिलीफ दे रहे हैं ये बिलियनियर्स को। तो घाटा कितना है अमेरिका में, डेट कितना है यूएसए के ऊपर, इसको मैं और ढंग से समझाता हूं आपको। ये बहुत जरूरी है आपको जानना। जो भारत में मार्केट क्रैश की है उसका बेसिक रीजन ये है, यूएस का डेट कितना है, कितना कर्जा है उनके ऊपर, $36 ट्रिलियन। और यूएस की इकोनॉमी का साइज कितना है, यूएस की इकोनॉमी का साइज है $30 ट्रिलियन। 120% के करीब इनके ऊपर डेट। अब इन्होंने क्या किया, जो बजट प्रपोजल बनाया है इन्होंने, उस प्रपोजल में ये बोल रहे हैं कि हम टैक्स कट देंगे, और ये टैक्स कट कितना होगा, $3.8 ट्रिलियन। 36 पहले है, 3.8 कर लो आप, $39.8 ट्रिलियन का इतना डेफिसिट हो जाएगी, इतना डेट होगा। और डेफिसिट कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली $10 ट्रिलियन। $10 ट्रिलियन का डेफिसिट होगा किसको, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर। तो जो मूडी है, ये जो अमेरिका की बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है मूडी। इन्होंने, इनकी रेटिंग थी AAA AAA, ये होती है नंबर 1 के ऊपर, सबसे टॉप। इससे कम करके AA1 कर दिया, ये मतलब दूसरे नंबर की रेटिंग होती है। तो इस रेटिंग के ऊपर ले आए कि आपके जो डेट है ये मैनेजेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू मूडी एनालिसिस, और हम इससे बिल्कुल सहमत हैं इनके साथ। ये जो रेटिंग कैसे कैलकुलेट होती है, दुनिया के देशों की रेटिंग कैसी है, आज का दूसरा वीडियो या हो सकता है कल का पहला वीडियो मॉर्निंग में मैं लेके आऊंगा रेटिंग एजेंसी का। तो ये जो रेटिंग है वो फॉल कर गई है, और ये देखिए डेट क्राइसिस क्रिएट हो गया कहां पे, अमेरिका के अंदर। इस डेट क्राइसिस की वजह से जो बढ़ गए प्राइसेस, अब लोग क्या करेंगे, जब डेट क्राइसिस होता है तो हमेशा याद रखिए इसका जो वजन पड़ता है, सबसे बड़ा भार पड़ता है और जिसको नुकसान होता है वो है इक्विटीज, स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है, जो बड़े बड़े FIIs हैं, फंड मैनेजर हैं, वो इक्विटी से पैसा निकालेंगे और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में ये पैसा डालते हैं। और वो कौन सी है, बॉन्ड, वो कौन सी है, गोल्ड, प्लस जिसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया इसका बिटकॉइन। बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, बिटकॉइन के प्राइस बढ़ेंगे, गोल्ड के उतने ज्यादा इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि गोल्ड पिछले 2 सालों से लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ, बिटकॉइन को और बॉन्ड को। दोनों का चार्ट मैं लेके आया हूं। मैंने यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक स्टाइल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पहले ही आपको थियरी समझा रहा हूँ, फिर हम कहाँ पे चलेंगे, चार्ट के ऊपर चलेंगे। अगर अब भी आपको नहीं समझ आ रहा है फिर तो आप फटाफट से इंस्टाग्राम खोलो अपनी, बढ़िया सी नाचने गाने वाली, वहाँ उछलने कूदने वाली रील देखो या कोई बॉलीवुड की फिल्म देखो, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। और अपना पैसा डालो आप म्यूचुअल फंड में या हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग में अपना पैसा डालो और सो जाओ जाके। अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे आसान आई डोंट थिंक कि आपको कोई बता पाएगा कभी भी। अब आइए आप दूसरे लेवल पे चलते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन्स बढ़ गई हैं। मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है, ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। इन यूएस ने, इंटेलिजेंस ने वार्न किया है कि इजराइल जो है पोटेंशियल स्ट्राइक करेगा कहां पे, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की। अब पता नहीं वो कैसी स्ट्राइक करेंगे। अगर उनको लाखों लोगों को मारना है, न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी करनी है, वो तो इजराइल जाने। अब न्यूक्लियर बॉम्ब वो नहीं रख सकते तो अमेरिका रख सकता है, चाइना रख सकता है, भारत रख सकता है, और एक आतंकवादी स्थान है जिसका नाम है पाकिस्तान। उसका नाम ही बेसिकली आतंकवादी स्थान, यही उसका नाम होना चाहिए। अब आगे से हम उसको आतंकवादी स्थान बोलेंगे पाकिस्तान को। आतंकवादियों का देश न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकता है तो ईरान क्यों नहीं रख सकता भाई? दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। मेरा पर्सनली ये मानना है, 14 लोग हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, मुझे नहीं पता उनके क्या विचार है न्यूक्लियर के बारे में। मेरे विचार बहुत सिंपल है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स सबको इकट्ठे डिफ्यूज करने चाहिए। एक्चुअली कभी मैं वीलॉग बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा न्यूक्लियर से एनर्जी बनती है, बिजली बनती है, वो बनानी चाहिए। जो उसकी अगली सेंट्रीफ्यूज की स्टेज होती है, जहां आप
एनरिच करते हैं यूरेनियम को टू बी अ बॉम्ब। वहां तक ले जाने की वो जितने भी टेक्नोलॉजी है ना, उसको खत्म कर देना चाहिए पूरी दुनिया से। जो भी यूरेनियम है इस्तेमाल करो, आप उसको बिजली बनाओ, गाड़ियां चलाओ, करो उसका इस्तेमाल, लेकिन बॉम्ब, और अगर बॉम्ब एक देश के पास है ना, फिर सबको अधिकार है न्यूक्लियर बॉम्ब रखने का। ईरान के पास क्यों ना हो न्यूक्लियर बॉम्ब? दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है पर्सिया, पर्सिया इसका नाम है, और इतनी रिच सिविलाइजेशन है ये, इनके पास क्यों नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब होने चाहिए भाई? सरकारों की जो मर्जी नीतियां हो, मेरे अपने पर्सनल विचार हैं, खत्म हो तो सबके बॉम्ब खत्म हो। अगर सबको रखने का अधिकार है तो ईरान को भी रखने का अधिकार है, पर इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये। इस पॉलिटिक्स में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहां पे अगर लड़ाई लगेगी तो सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा इसका ऑयल के ऊपर, और ऑयल का वैसे भी बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ऑयल को लेके मूडी, जिसने अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड की और खुद की रेटिंग अब वो बहुत ऊपर चढ़ गई है मूडी की, कि भाई इसने अमेरिका को देखो डाउनग्रेड कर दिया, और मैं भी बहुत इंप्रेस हुआ इनसे। ये बोलते हैं $50 पर बैरल पे आएगा क्रूड ऑयल। बड़ी अच्छी बात है, भारत तो 90% क्रूड ऑयल खरीदता ही है, तो हमारी तो चांदी चांदी है भारत में, लेकिन दुनिया के लिए अच्छा नहीं है ये वाली प्रॉब्लम। इससे भी मार्केट डरी। लैक ऑफ डोमेस्टिक ट्रिगर, यहाँ इंडिया और यूएस की ट्रेड डील ये होने वाली है, और अगेन डीजे ट्रंप, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस में, मतलब आज सुबह हमारे यहाँ न्यूज आई, कल रात जो हमारे यहाँ रात थी उनके यहाँ दिन था, उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला एक बार फिर से कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसका सीज फायर करवाया। मैंने कहा मैं दोनों के साथ बहुत ज्यादा व्यापार करने वाला हूँ। वही रटी रटाई 4 लाइनें उनकी वो उन्होंने बोली, और लेकिन अब ये डील भारत के साथ अनाउंस नहीं हो पा रही है। अब ये हो जाएगी, और किस प्रकार की होगी, ये एक ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। अगर ये अच्छी भारत के लिए होगी तो मार्केट ऊपर को जाएगी, अगर ये अमेरिका की फेवर में होगी तो मार्केट और नीचे को जाएगी। तो अब ये क्या होगी इसका पता किसी को नहीं है, किसी को मतलब किसी को भी नहीं, ट्रंप साहब को भी नहीं पता, क्योंकि जो भारत वाले हैं ना वो भी पूरे बनिया साइकोलॉजी के हैं। वो पीयूष गोयल साहब वहाँ हथियार नहीं डालेंगे, ये मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ इतने टाइम से। पीयूष गोयल साहब बिल्कुल बढ़िया सी डील लेके आएंगे, जो मुझको लग रहा है। बाकी जब डील आएगी वीडियो बनाएंगे उस पर, उसको एनालाइज करेंगे, तो वो एक ट्रिगर होगा, और कोई ट्रिगर डोमेस्टिक नहीं था। पॉजिटिव था, जबकि पीएमआई भारत का पॉजिटिव आया, लेकिन मार्केट ने कुछ नहीं किया। स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन है हमारी स्टॉक मार्केट में, लार्ज कैप एक्सपेंसिव हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंसिव स्टॉक तब होता है जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज ग्रेटर देन 40। तो जो लार्ज कैप हैं वो कहां पे आ चुके थे? 22,000 पे। अब 22,000 से चढ़ के वो कहां पहुंच गए? 25,000 पे। तो 3,000 पॉइंट जब वो बढ़े तो वैल्यूएशन जो उनकी कहां आई थी, 20 या 25 के बीच में पहुंची थी जब वो यहां थे। अब वो 25,000 पे पहुंचे, तो इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या आई होगी? 50, 60, 70 इसके आसपास पहुंच गई ना। तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन। और जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मॉडल मैंने आपको बताया, मतलब मैंने तो नहीं बनाया, ये बनाया वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हु इज द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर कौन है? अब हम उसको थम्स अप देंगे, हार्ट भेजेंगे उसको, जो हमें बताएगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर कौन है और मेन थिंकर्स कौन थे। वो कहते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो मस्ट बी लेस देन 25 एंड मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसके बीच में और 0 के जितने नजदीक होगी उसको अच्छा माना जाता है, उसको कहते हैं लो वैल्यूएशन। और हमेशा स्टॉक वहां खरीदना चाहिए जहां लो वैल्यूएशन हो। तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, इनमें अभी भी लो वैल्यूएशन पे पहुंचे हैं ये। तो आपको कोई भी स्टॉक वो खरीदना है जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो हो। तो हाई किसकी होगी है? लार्ज कैप की। तो लार्ज कैप की हाई वैल्यूएशन है, तो इसका मतलब वो एक्सपेंसिव हैं, तो लोग उनको खरीद नहीं रहे हैं। और जब हाई वैल्यूएशन होती है तो स्टॉक गिरते हैं। वही हाई वैल्यूएशन से ऊपर जाता है जिसका ग्रोथ रेट ग्रेटर देन 30% होता है। तो ग्रोथ रेट ग्रेटर देन 30% रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टॉक का होता है। जो 30 से ऊपर जाएगा उसी की वैल्यूएशन हाई है, वो भी अच्छी मानी जाएगी। आगे आइए आप मिक्स क्वार्टर 4 अर्निंग इम्पैक्ट। निफ्टी 50 में
कि कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो 7.5% अप हुआ है ईयर ऑन ईयर। मतलब इसका क्या हुआ कि जनवरी से लेके मार्च तक, ये ले लिया जनवरी टू मार्च 2024 और जनवरी टू मार्च 2025, एक साल के अंदर जो इंक्रीज हुआ वो 7.5% हुआ। अच्छा नहीं है, अच्छा माना जाता है ग्रेटर देन 15%, तो ये मिड जैसे में है कहीं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी सिंगल डिजिट के अंदर है। सिंगल डिजिट में ये जो ग्रोथ है, प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत मीगर सी मानी जाती है। वीक डिमांड इन आईटी, बैंक, कंज्यूमर, लीडिंग 3 सेक्टर में बहुत कम डिमांड है, ये डाटा हमें बता रहा है। 6th, यूएस फिजिकल डेफिसिट वरीज, तो लोगों ने इस वरी से हटे तो कहाँ गए, 5 ईयर के बॉन्ड खरीदे, 10 ईयर के, 30 ईयर के। चार्ट पे बताऊंगा इनका बॉन्ड प्राइसेस आज क्या रहा। ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, वीक यूएस ग्रोथ आउटलुक, कमजोर है, टेंशन है वहां पे, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सेक्टोरल वीकनेस, आईटी वीक यूएस, और कहाँ आईटी में आप हमेशा याद रखिए हमारी जो आईटी कंपनीज हैं वो बैक ऑफिस है और इनके फ्रंट ऑफिस इन कंपनीज जिनके लिए काम करती हैं वो कहाँ है, अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका में इनका जो फ्रंट ऑफिस है वो फ्रंट ऑफिस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी तो अच्छी चल नहीं रही है और वो अच्छी नहीं चल रही है, तो हमारी आईटी में डिमांड क्या होगी, वीक डिमांड होगी। बैंक, लो क्रेडिट ग्रोथ, कल का अगर चार्ट आप देखें जो मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ क्रेडिट ग्रोथ 9% आई है, पहले ये 10.10% थी, तो क्रेडिट ग्रोथ 1% गिरी है भारत में। और अगर बैंक क्रेडिट नहीं देंगे तो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर भारत में कैसे बढ़ेगा। लोग खेतों में नए बीज डालेंगे, ट्रैक्टर लेंगे और टेक्नोलॉजी का सामान खरीदेंगे, तभी तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा। फैक्ट्रीज भी अगर लोन लेंगी तभी वो कुछ प्रोड्यूस करेंगी। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ कम होगा तो अल्टीमेटली जीडीपी वीक होगी आपकी। देखना आपको नंबर बताएंगे ये। एफएमसीजी वॉल्यूम इशू, वॉल्यूम इशू का मतलब ये भारत के लिए ना बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, इसका टेस्ट आपने अपनी लाइफ में आज ही कर लेना जाके। आप मैगी का पैकेट खरीदेंगे, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो खाते होंगे, हालांकि इट्स अनहेल्दी फूड। आप लोग बिस्किट खाते होंगे, अगेन अनहेल्दी फूड। आप दोनों के पैकेट को जाके देखिएगा, पहले ये पैकेट हुआ करते थे 100 ग्राम के, तो 100 ग्राम के पैकेट को अब कर दिया इन कंपनीज ने 90 ग्राम का, कईयों ने 75 ग्राम का, 75 ग्राम का कर दिया। जो 50 ग्राम का पैकेट है, प्राइस नहीं बढ़ाए। मैगी का पैकेट जो 20 रुपए का आता था उसको 20 रुपए का रखा, लेकिन पहले ये 20 रुपए कितना आता था, 50 ग्राम। अब ये 20 रुपए का कितना आता है, 40 ग्राम। इन्होंने क्या कर दिया, वॉल्यूम कम कर दी है। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत चालाकी की कंपनीज ने। और ये एक वॉल्यूम का जो इशू है ये एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। जब भी आप शॉप में जाएं कोई सामान खरीदने, आप ज़रूर उसको देखिएगा वो कितने ग्राम का है, और रिकॉल करिएगा या गूगल में जाके डालिएगा कि ये पहले 1 साल या 2 साल पहले कितने ग्राम का था और आज कितने ग्राम का है, आपको दिख जाएगा सामने। दिस इज अ क्लेवरनेस बाय कंपनीज। और अर्निंग आउटलुक, कोटक सिक्योरिटी बहुत अच्छी सिक्योरिटीज हैं ये, और इनकी बड़े अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं। मार्जिन प्रेशर अक्रॉस द की सेक्टर, ये बोल रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डिक्रीज हुए हैं। बताया ना आपको 7.5% रहे हैं बस। प्रॉफिट मार्जिन आना चाहिए 12 से 15% के बीच में, तो आपका रिटर्न भी इतना आएगा। तो 7.5% आप जो 1 लाख रुपए लगाएंगे आपका रिटर्न इतना आएगा, तो इससे अच्छा आप एफडी में पैसा लगा दो, वहां भी इतना ही रिटर्न आ जाएगा आपको, 7 से 8%। स्टॉक मार्केट में क्यों आपने अपना मत्था छिक छिक करते हैं ना, किच किच छिक छिक ऐसे करके शब्द है ना, वो क्यों आपको टाइम वेस्ट करना वहां पे। तो ये कोई अच्छी आउटलुक नहीं है। टेक्निकल ओवरबॉट सिग्नल, ओवरबॉट रीसेंट रैली लैक्स फंडामेंटल सपोर्ट करेक्शन प्रोबेबल। इसका क्या मतलब हुआ, 10th पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या हुआ वो समझाता हूं आपको। अभी जो रैली हुई थी ना, मार्केट ऊपर को बढ़ी, कहां थी मार्केट थी 22,000 के आसपास। अब मार्केट कहां पहुंच गई, 25,000। अब सवाल है ना कि 3,000 पॉइंट मार्केट क्यों बढ़ी ऊपर, फंडामेंटल रीजन होने चाहिए था ना इसके। नो फंडामेंटल रीजन। सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ, एफआईआईज वापस आए, कुछ पैसा उन्होंने डाला, इंक्रीज कर दिया। जो डिफेंस के स्टॉक है
वो एक नेशनलिज्म थी, उस नेशनलिज्म के आड़ में ऊपर बढ़ गए। हालांकि डिफेंस के स्टॉक का आप प्राइस टू अर्निंग रेशो देखेंगे ना तो 90-90 की प्राइस टू अर्निंग रेशो है। मैं तो जिंदगी में कभी भी 90 की प्राइस टू अर्निंग में स्टॉक नहीं खरीदूंगा, चाहे स्टॉक को जैसा मर्जी। इतनी हाई वैल्यूएशन इनकी, तो कोई फंडामेंटल ट्रिगर नहीं थे स्टॉक मार्केट के ऊपर बढ़ने के, नॉन फंडामेंटल फैक्टर थे मार्केट के। तो जब कोई बिना किसी रीजन से उछलता है ना तो वो उतनी ही गति से नीचे भी गिरता है। ये जो है न्यूटन का सिद्धांत है कि जो जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतना ही जल्दी नीचे आएगा। ये न्यूटन्स का प्रिंसिपल है बेसिकली, और यही स्टॉक मार्केट में भी है कि जो बिना किसी फंडामेंटल के इतनी ज्यादा रैली हुई थी उसने करेक्ट होना ही होना था। तो मैं आपको पिछले मंडे से, आज जो है 4th डे है, मैं लगातार चार्ट के ऊपर आपको समझा रहा हूं कि मार्केट का बियरिश सेंटीमेंट है, और पिछले 4 दिनों से हिमालय स्टॉक गुरुकुल एकदम 100% करेक्ट है जो हम एनालाइज कर रहे हैं। इसीलिए आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपको ये ना लाखों रुपए की नॉलेज कोई नहीं देगा फ्री के अंदर, जो हम आपको इस डेप्थ में दे रहे हैं। मैं भी 5 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ फटाफट बना के और चल पड़ा। ना मुझको शांति मिलती है, ना मुझे खुशी मिलती है। मुझे खुशी मिलती है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके। 50 लोग मेरे वीडियो को देखें ना, उनको लगे इस वीलॉग को देखने के बाद, जब मेरे वीलॉग के बाद वो जाएं तो उनका दिमाग, उनकी बॉडी उनको बोले कि मैं कुछ समझ के आया हूँ, कुछ देख के आया हूँ, और सोचने पे वो मजबूर हो। यही उद्देश्य है मेरा, और बहुत ज्यादा लोग देखें ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। अब आइए आप, आज जो मार्केट, इसका एक चार्ट बनाया हमने, मार्केट फैक्टर मूडीज डाउनग्रेड। इसमें मैं किस किस को लेके आया हूं? इक्विटीज का मतलब क्या होता है? स्टॉक्स, बॉन्ड, दूसरा है बॉन्ड, और तीसरा है बिटकॉइन। मैं गोल्ड जानबूझ के नहीं लाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मूडी के डाउनग्रेड का स्टॉक पे क्या फर्क हुआ? स्टॉक सेल ऑफ ड्यू टू रिस्क अवर्स। जैसे मूडी ने डाउनग्रेड किया, स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया, बड़े बड़े फंड हाउसेस ने, बैंक्स ने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिए, और स्टॉक मार्केट पहले अमेरिका में गिरी, फिर यूरोप में गिरी, फिर एशिया में, जापान में गिरी, उसके बाद भारत में गिरी। सभी मार्केट को आज आपको दिखाऊंगा, अभी सारी मार्केट में स्टॉक गिरे हैं, हमारे यहां भी गिरने थे। इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड यील्ड राइजेस एज इन्वेस्टर डिमांड हायर रिटर्न, और हायर रिटर्न किस में बढ़ गए? बॉन्ड में। ऐसा नहीं होगा कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे और अपने हाथ में रख लेंगे या बैंक में डाल देंगे, नहीं। अमेरिका में, यूरोप में, जापान में तो बैंक में वो डालते ही नहीं है पैसा। और यूरोप में तो अगर आप 100 रुपए बैंक में रखेंगे ना, ध्यान से समझिए, अगर 100 रुपए आप यूरोप में बैंक में रखेंगे तो आपको 97 रुपीज मिलेंगे। 3% वो आपसे फीस लेंगे आपके पैसे की प्रोटेक्शन करने के लिए बैंक में, माइनस में वहां मिलता है 3%। वो कहते हैं कि पैसा मार्केट में ही रहेगा, आप जिस मर्जी फॉर्म में लगाओ लेकिन मार्केट में रहेगा पैसा। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि पैसा ही पैसा बनाता है। तो ये इक्विटीज जो हैं, यहां से निकला पैसा तो कहीं तो लगना था ना, इसने बॉन्ड में लगाई है। बिटकॉइन राइजे इन्वेस्टर सीक्स अल्टरनेटिव, अब लगना इसने गोल्ड में था, लेकिन गोल्ड जो है ऑलरेडी RSI ग्रेटर देन 75 से ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। तो ये जो बड़े बड़े फंड मैनेजर है ओवरबॉट में थोड़े नहीं खरीदेंगे चीज को जाके। आई होप आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। नहीं समझ रहे, मैं दोबारा समझाता हूं आपको। आप देखिए मेरा वीडियो, व्हेन टू बाई एंड सेल एनी एसेट, वो लिखा मैंने स्टॉक है वहां पे, पर कुछ भी खरीदने का क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है खरीदने का। ये RSI 30 के ऊपर है, ये RSI 70 के ऊपर है। इसको बोलते हैं ओवरबॉट जोन। ये है ओवरबॉट जोन। यहां पे कभी भी कोई एसेट आता है तो वो नीचे को आएगा, और इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड जब भी RSI 30 से नीचे आए तो उसको बाई जोन होता है। ये तो यहाँ पे खरीदा जाता है, यहाँ बेचा जाता है। तो गोल्ड तो ऑलरेडी यहाँ है 75 में, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी नहीं थी। जो नीचे था, तो नीचे कौन था वहां पे? बिटकॉइन नीचे था और बॉन्ड नीचे था। तो लोगों ने ये खरीदा, ये खरीदा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये 5% के आसपास पहुंच गया,
और ये $1,00,000 से $1,00,000 से ऊपर चला गया। कौन? बिटकॉइन। हाईएस्ट राइज है ये ट्रंप के जीतने के बाद दूसरी बार। तो लोगों ने यहां से पैसा निकाला और यहां पे पैसा डाला। और यहां से पैसा क्यों निकाला? क्योंकि मूडीज ने डाउनग्रेड कर दी रेटिंग। मैंने कारण आपको बता दिया, कॉज आपको बता दिया, इफेक्ट उसके क्या हुए वो आपको बता दिए। अगला है डेट कंसर्न। डेट में तो कॉन्फिडेंस किस में लो होगा? स्टॉक्स में। और हायर यील्ड ये दे रहा है, बिटकॉइन की जो डिमांड है वो बढ़ गई। टैक्स बिल प्रपोज, अनसर्टेनिटी लीड्स टू वोलेटिलिटी। अब टैक्स बिल के कारण क्या हुआ? $3.8 ट्रिलियन और बोझ बढ़ गया। $36 ट्रिलियन का पहले घाटा था, 3.8 इसमें और बढ़ गए, $39.8 ट्रिलियन का घाटा। तो इसलिए स्टॉक, और कभी भी स्टॉक अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करते हैं और सबसे सिक्योर माने जाते हैं बॉन्ड, इसलिए लोगों ने बॉन्ड में पैसा लगाया और उसके अलावा और कोई चारा था नहीं, उन्होंने पैसा बिटकॉइन में लगाया। जापान बॉन्ड मार्केट क्राइसिस, एशियन इक्विटीज डिक्लाइन। जापान के बॉन्ड का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइसेस बढ़ गया। बॉन्ड का प्राइसेस बढ़ने एक सिग्नल होता है इन्फ्लेशन का बढ़ना। बॉन्ड का प्राइसेस बढ़ना हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, उसके कारण मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन जापान की, जो कि 0% के आसपास रहती थी कोविड से पहले, वो इन्फ्लेशन नहीं थी जापान के अंदर, अब वो इन्फ्लेशन जो है 2.8% के आसपास जापान में आ गई है। उसके कारण जापान की मार्केट गिरी और लोगों ने अपना पैसा डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। कहाँ की तरफ? बॉन्ड की तरफ। और जापानीज इक्विटीज गिरी, जापानीज बॉन्ड बढ़े और ट्रेडिशनल ये जो बिटकॉइन है, इन्वेस्टर इसकी तरफ आ गए, बिटकॉइन की तरफ। तो ये ग्लोबल रीजन है जो स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड की मार्केट का इंक्रीज होना, बिटकॉइन का इंक्रीज होना। गोल्ड को बेनिफिट होना था लेकिन गोल्ड ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर चला है, इसलिए गोल्ड वहां पे आज इंक्रीज नहीं हुआ। ये देखिए मैंने आपको पहले, और इसका क्या फर्क पड़ा टैक्स बिल का? डाउ जोन्स कितना गिरा? -2% समझ लो। S&P 1.6%, नेस्डैक 1.4%, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ट्रेजरी यील्ड सर्ज टू 4.6%, 10 ईयर का बॉन्ड 4.6 है और 30 ईयर का बॉन्ड आगे चार्ट पे बताऊंगा आपको 5% से ऊपर चला गया। तो ये बॉन्ड का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। अब आइए आप आगे, नेस्डैक का जो ये देखिए, ये तीनों मैंने इसके ऊपर भी बना दिए, सारे के सारे देखिए आप, दयनीय स्थिति है बेचारों की, सारे के सारे इंडिसेस। क्या ट्रंप साहब ओवल ऑफिस में जब बोलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई चैन से बैठ जाए दुनिया में? पूरी दुनिया में क्या कोहराम मचा दिया उन्होंने, बस बेचारे उसकी क्लास लगाई। उसके बाद जाके मैं पर्सनली ढूंढ रहा था एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर कि ये जो गैंग्स ऑफ, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर थी ना, ये जो गैंग ऑफ व्हाइट हाउस है ना, ये गैंग जब लताड़ती है जो विदेशों के डिग्निटरीज हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को, तो उनको डांटने के बाद ये शाम को पीते क्या है? उनका खून तो पी लिया उन लोगों ने, बेचारा नींद नहीं आएगी 2 दिन साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को जिस तरह से हैकल किया गया, मतलब शेम ऑन व्हाइट हाउस वो। और ये जो गैंग है, क्या खाती पीती होगी जाके शाम को, जो इतना दुखी करती है लोगों को। और ये देखिए पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है इन्होंने, और खुद ये सोचते हैं कि टैक्स बिल से हम पता नहीं क्या बेनिफिट कर रहे हैं। टैक्स बिल से किसको बेनिफिट? वो नहीं है कहावत, अंधी बांटे रेबड़ियां, मुड़ मुड़ खुद को ही दे। तो वही है कि जो रेबड़ियां बांट रहे हैं ना टैक्स बिल में ट्रंप साहब वहां पे, ये रेबड़ियां किसको दे रहे हैं? अपने बिलीनियर दोस्तों को, बिलीनियर दोस्तों को। और हमारे बिलीनियर मुकेश अंबानी जी, उनको लगा कि भाई मैं भी फटाफट ट्रंप साहब से मिला हूँ। कतर पहुंचे वो, और कतार में जाके, कतार में नहीं, कतार में ही लगे थे वो। वाह क्या सही पंक्ति बन गई। कतर गए वो और कतार में लग गए, क्योंकि कतार थी ना, वहाँ लाइन थी ट्रंप साहब से मिलने की, वहाँ कतार में लग गए, उनसे मिले, गिटमिट की उनके साथ। अब पता नहीं क्या बात की होगी उन्होंने, तो ये भी जरा उस तरफ चल पड़े, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है पूरी दुनिया में। तो अब आइए आगे, अब मैं आपको ले आया हूँ बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन को देखिए आप कितना, $1,10,435 मल्टीप्लाई कर लो आप 85 के साथ इसको, मतलब 1 करोड़ रुपया, ₹1 करोड़। वाह। बिटकॉइन अगर आपने 10 लाख का खरीदा होता
तो आज आपके पास 1 करोड़ रुपया होता, और आपकी आंखों के सामने 10 लाख रुपया आया था। ये आंखों के सामने जो मुझे सुन रहे हैं सब ने 10 लाख पे देखा होगा बिटकॉइन को, लेकिन जिगर कहां से लाएंगे आप? ये हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल, ये जो मेरा चैनल है, जिनका दिल कमजोर है, जिनको हार्ट की बीमारी है, आप कृपया करके मेरा ये चैनल ना देखें, क्योंकि इसमें हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं। आपके 10 लाख रुपए जो हैं वो 1 करोड़ हो जाते, 1 करोड़ लगाया होता 10 करोड़ हो जाते। खुशी के मारे भी लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपने 80 लाख पे खरीदा, बिटकॉइन 20 लाख रुपए पे आ जाए, ऐसा भी हुआ है। तो आप नेगेटिव हार्ट अटैक हो जाता है आपको, पॉजिटिव भी हार्ट अटैक होता है, नेगेटिव भी, मतलब आपका पैसा बड़ा सडन शॉक लगा आपको, लोग मरे हैं। मतलब ये थियरी है मेडिकल साइंसेस की। तो खुशी और गम दोनों वहाँ किस में आता है? बल्क में। तो अगर आप में हिम्मत है, पैसा है आपके पास, तब आप क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसमें आइएगा। और गार्बेज कॉइन कोई नहीं खरीदना, एक ही कॉइन खरीदना, दूसरा कोई कॉइन नहीं खरीदना। दूसरा, हम हिमालयन कॉइन हम जिसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, जब उसको लॉन्च करेंगे तो उसको जरूर खरीदिएगा आप लोग। लेकिन अभी जो कॉइन है खरीदने वाला है वो है बिटकॉइन। लेकिन अब तो ये ओवरबॉट जोन में है। अब यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये ओवरबॉट RSI में चला गया। जिस तरह से कल ये बढ़ा, ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ ये, और ये देखिए राइज, क्या प्लेट्यू बनाया। तो अब तय है कि यहाँ से नीचे आएगा और रोबोटिक ऑर्डर लगे होंगे यहाँ पे और ये सेल होगा। हमने नो डाउट हिमालयन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके जरिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने बिटकॉइन खरीदा था, हमने 30 लाख पे बिटकॉइन खरीदा था, हमने बिटकॉइन को 65 लाख पे बेच दिया था। थोड़े से खरीदे थे हमने, ज़्यादा नहीं, मतलब 20,000 रुपए के। तो हमने 60 डबल से ज़्यादा पैसा हुआ हमारा और हमने बेच दिया। फिर हमने बिटकॉइन को 60 लाख पे भी खरीदा, और फिर बिटकॉइन जब 1 करोड़ गया था तब हमने बेच दिया था। फिर हम इंतज़ार करते रहे और बिटकॉइन 62 लाख पे पहुंचा है। इसमें हमने फिर से 50,000 रुपये इसमें डाले थे, क्योंकि मैं इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो 50,000 रुपये मैंने डाले हैं, तो अब ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और हमारा जो टारगेट है वो क्लियर टारगेट है मेरा 125 जब ये पहुंचेगा, 1 करोड़ 25 लाख पे जब पहुंचेगा तब हम इसको बेच देंगे। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा। हालांकि यहाँ पे ये ओवरबॉट जोन में है, ये मेरे को टेक्निकल इंडिकेटर बोल रहा है कि इसको बेच दो। और ये देखिए कहाँ पे है, ये 85 के करीब। अगर ये 90 के ऊपर 90 पे टच करेगा ना, जो भी प्राइस आएगा, हमारे पास जो बिटकॉइन है हम उसको बेच देंगे। फ्रैक्शन में हमने खरीदे हैं, यहाँ पे हमने बिटकॉइन बेचे हैं, यहाँ पे हमने बिटकॉइन खरीदे हैं, यहाँ पे भी हमने बिटकॉइन को बेचा है, हमने यहाँ पे भी बिटकॉइन को खरीदा है, हमने यहाँ बिटकॉइन बेचे हैं, हमने यहाँ पे बिटकॉइन खरीदे हैं, वो बिटकॉइन हमने यहाँ पे बेचने हैं। आपको इस प्रकार से, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल करेंसी है, थोड़े थोड़े पैसे लगाओ, मतलब आपकी जो टोटल कैपिटल है, आप एक्सपेरिमेंट करो, 5% लगाओ उसका। पहले सीखो, कुछ समझो इस पूरे चार्ट को, जैसे इस चार्ट से और उसके अकॉर्डिंगली। अब अगर आजकल आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं ना, दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा जो आज खरीद रहा है। ये ओवरबॉट जोन है, ये बेचने का जोन है, खरीदने का जोन नहीं है। जो मुझे, और आप में से कुछ ऐसे हैं जो 10 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप तो उस कैनन को यूज करिए, फायर एंड फॉरगेट। आप जहां मर्जी खरीद लो, आप आज भी खरीद लो। जब आपको 2035 में के बाद ही बेचना है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी बेचना है तो ये ओवरबॉट जोन है, आपको यहाँ पे बेचना है, खरीदना नहीं है। इसीलिए ये चार्ट लेके आया था। और एक ये देखिए आप, EWOXTL ये वाला चार्ट है, ये देखिए। अब बियर हावी होंगे, बियर हावी होने का मतलब है ये जो स्टॉक्स हैं अब नीचे को आने की संभावना है, क्योंकि बियर सिग्नल दे दिया है इस चार्ट में। तो अब ये बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन का फॉल हो सकता है, बिटकॉइन कैन फॉल। जब स्टॉक मार्केट ठीक हो जाएगी तो लोग बिटकॉइन से पैसा निकालेंगे और स्टॉक्स में पैसा डाल देंगे। ऐसे पैसा चलता रहता है, बिटकॉइन, स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, रोटेट करना होता है यहाँ पे आपको अपना पैसा, और फिर आप पैसे से पैसा बनाते जाएंगे। यही कला आपको सीखनी है कि कैसे आपको अपने पैसे को
रोटेट करना है। अगर आप हमारे वीलॉग देखते रहेंगे ना तो आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद अपने आप रोटेट कर लेंगे अपना सारा पैसा। अब मैं आपको डाटा लेके, ये तो कल का डाटा था 90, 20, 21 चाइना का, हांगकांग का, पिछले कल के वीलॉग में मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए कितना पैसा जा रहा है हांगकांग में और चाइना में, 1,20,000 करोड़ के करीब 3 दिनों में पैसा चला गया। आज का भी ले आया हूं मैं 22 का, क्योंकि वहां जैसे हमारी सुबह होती है दोपहर जैसे उनकी मार्केट बंद हो जाती है। $2.1 बिलियन गया चाइना में, $1 बिलियन गया हांगकांग में। स्लाइटली बियरिश बता रहे हैं। और क्या हुआ, ये जो अमेरिका का क्राइसिस हुआ है, इसने बेचारे ने इतनी शानदार चाइना की इकोनॉमी, हांगकांग की इकोनॉमी चल रही थी, उसको भी बियरिश कर दिया। मतलब ट्रंप साहब ना किसी का भी बेड़ा गर्क कर सकते हैं कहीं भी। यहाँ पे देखिए $2.1 और ये 3.1 बिलियन डॉलर, कितना हो गया ये? 24-26 हजार करोड़ के आस, 25 हजार करोड़ के आसपास ये पैसा कहाँ पे इंजेक्ट हुआ है? यहाँ की हांगकांग और चाइना के अंदर। और भारत से पैसा अब FII क्या कर रहे हैं? FII भारत से पैसा निकाल रहे हैं, ये आगे बताऊंगा मैं आपको जब आएंगे। अब देखिए US का 30 ईयर का बॉन्ड जो मैंने आपको बताया, उसका ग्राफ देखिए आप, ऊपर को बढ़ रहा है ना बॉन्ड का 5%, जबकि ये 3 और 4% के बीच में होता था, या 4 या 5% के बीच में, बस हल्का हल्का सा। लेकिन जब उन्होंने इतना क्राइसिस किया और पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, वहां पे रेटिंग डाउनग्रेड हुई अमेरिका की, तो ये बढ़ रहा है। ये देखिए ये आज का है 5.087%, लेकिन 5% से ऊपर है। तो जो बॉन्ड प्राइसेस है US 30 ईयर वो राइज कर रहा है, तो स्टॉक मार्केट तो गिरेगी। जापान का 30 ईयर का बॉन्ड, पिछले कल का बॉन्ड है ये, पिछले कल कितना था? 3.145%, ये था पिछले कल। आज को देखते हैं कितना है, 3.187%। क्या हुआ? ये इंक्रीज होगा। इतना हाई जापान का बॉन्ड प्राइस कभी नहीं जाता था, वो 1% या 2% रहता था। इतना हाई होगा तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालेंगे और कहां पे डालेंगे? बॉन्ड मार्केट की तरफ पैसा जाएगा, और स्टॉक मार्केट क्या करेगी? फॉल करेगी, और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट फॉल की। डॉलर इंडेक्स, जब बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो डॉलर हमेशा कमजोर होता है। और ये देखिए बॉन्ड इज गेटिंग, बॉन्ड क्या हुआ? ऊपर को, और डॉलर क्या होगा? नीचे को गिरेगा। ये निफ्टी कल का है, इसको अगले वीलॉग में मैं आज के साथ लिंक करके हम बताएंगे आपको। और इसके बाद मैं यहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ, ये जो आज का आपका ब्लड बाथ एट दलाल स्ट्रीट, ये मैंने आपको बता दिया। इतनी बुरी तरह से सेंसेक्स गिरा, राइजिंग बॉन्ड यील्ड ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। निकेई, हैंग सेंग ये आगे ये मैंने बता भी दिया, आगे भी दिखाता हूँ आपको। US डेट क्राइसिस ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। उसके बाद आप आइए इंडिया विक्स 3% इंक्रीज हुआ। एनालिस्ट निफ्टी स्टक इन कंसोलिडेशन जोन। और व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट है ग्लोबल क्यूज डिक्टेट करेंगे। क्लैरिटी आएगी US की फिजिकल पॉलिसी पे, बॉन्ड यील्ड और अर्निंग की कोई अच्छी रिपोर्ट आएगी तो मार्केट को डायरेक्शन मिलेगी। यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। भारत का बहुत अच्छा डाटा आया सर्विस और इसका, और ये टैक्स बिल वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए आप US में क्या हुआ। US के अंदर ये देखिए, पहली बार जब से मैं वीलॉग बना रहा हूँ, एक न्यूज आपको बताता हूँ। दुनिया की सारी मार्केट रेड में है। आज मैंने कोई मार्केट दुनिया की ऐसी नहीं देखी जो रेड में नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगी आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, डॉ जोन, नेस्डैक, रसल, ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है। ये तो बेचारा 3% पहुंच गया। डॉ जोन 2% पहुंच गया। 1.6, 1.4, ये आज 1.5, ये ब्राजील का इंडेक्स है। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर का नॉर्थ अमेरिका का इंडेक्स है, ये भी नेगेटिव। पूरा US मतलब अमेरिका, कौन सा अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, सारे के सारे नेगेटिव में। अब आगे आइए आप, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये आगे आपके ऑलमोस्ट 2.5 कॉन्टिनेंट। 2.5 कॉन्टिनेंट क्या है? डेक्स जर्मनी नेगेटिव, FTSE लंदन नेगेटिव, CAC फ्रांस नेगेटिव, आईबेक्स नॉर्डिक का नेगेटिव, यूरोस्टॉक्स स्टॉकहोम का नेगेटिव, पूरे यूरोप का इंडेक्स नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव।
तो यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका सब नेगेटिव, और साउथ अफ्रीका के साथ तो बड़ी बुरी हुई जो व्हाइट हाउस में हुई, लेकिन डरना नहीं है। हाँ, यहां पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, जो मुफासा उनका नाम है, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, 3 छक्के 3 गेंदों पे मारे किसने? डोनाल्ड जे ट्रंप ने। ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया था। 3 गेंद 3 सिक्सेस किसने मारे? डीजे ट्रंप साहब ने। 3 छक्के लग गए। अगली 3 बॉल्स पे हैट्रिक बना ली। हैट्रिक किसने? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने। और मैच कौन जीता? साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। कैसे? जब अति होगी ना, ट्रंप साहब बोल बोल के दुखी कर दिए उन्होंने, तो उन्होंने लास्ट में एक ही बात बोली कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे पास आपको देने के लिए जेट नहीं है। अगर मैं भी आपको जेट गिफ्ट कर देता ना, मतलब उन्होंने बोला नहीं, बस उनकी यही लाइन थी कि आई डोंट हैव अ जेट टू गिफ्ट यू, कि अगर मैं जेट आपको गिफ्ट कर देता तो आप भी मेरा स्वागत करते, बड़ा मीठा मीठा बोलते मेरे लिए। जैसा कतर के जो अमीर हैं, उन्होंने एक जेट जो है $400 मिलियन का, हालांकि अमेरिका में इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, $400 मिलियन का एयरफोर्स 1 का एक जेट गिफ्ट किया डोनाल्ड जे ट्रंप साहब को। तो डोनाल्ड जे ट्रंप को तो उसने अच्छा बोला कतर के बारे में। अब इन्होंने, साउथ अफ्रीका ने बोला कि हमारे पास जेट होता ना, पैसे होते तो हम भी गिफ्ट करते जेट आपको, आप हमारे भी गुणगान करते। मतलब ये हैट्रिक बना दी उन्होंने। और पूरा का पूरा जो मैच है, सुपर ओवर में कौन जीत गया? मैच जीत गया साउथ अफ्रीका, और डोनाल्ड जे ट्रंप की टीम चारों खाने चित। मतलब मैं उस बंदे की हिम्मत को दाद देता हूं, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है मुफासा। अब आइए आप एशिया पैसिफिक में क्या हुआ? एशिया पैसिफिक में ये देखिए आप, निकाई नेगेटिव, एसएससी ये है शंघाई का नेगेटिव, हैंग सेंग हांगकांग का नेगेटिव, टेक्नोलॉजी स्टॉक का अमेरिका पे डिपेंडेंट है तो ये तो बेचारे ज्यादा गिरे। बीएससी सेंस 0.79%, निफ्टी 50 0.82%, एशिया 0.6। ये एक बात नोट करिए आप, दुनिया में अगर सबसे कम परसेंटेज से कोई स्टॉक गिरे है ना, वो चाइना और भारत की गिरे हैं। बाकी यूरोप अमेरिका का तो कोई बेली वारस ही नहीं है वहां पे, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जुड़े हैं ना, तो अमेरिका में तबाही होगी तो यूरोप में भी तबाही होगी। तो हम गिरे, लेकिन उतने नहीं गिरे जितनी पूरी दुनिया गिरी। तो ये वर्ल्ड में जो मार्केट है वो इस तरह से पूरा का पूरा क्राइसिस हुआ। ये था हमारा जो वीलॉग था हमारा, ये पहले वाला पार्ट 1 था वीलॉग का, ये काफी लंबा हो गया ये भी। और दूसरा पार्ट 2 का वीलॉग हमारा आएगा टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। ये हमारा दूसरा वीलॉग आएगा, जिसके अंदर हम आपको इंडेक्स पे बताऊंगा मैं आपको कि कैसे निफ्टी बढ़ा, कैसे निफ्टी घटा, उसकी पूरी की पूरे चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम। तो ये जो ग्लोबल फैक्टर थे, इसकी बदौलत भारत की, अमेरिका की, यूरोप की, अफ्रीका की, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट गिरी। और इसके लिए एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। क्या कोहराम मचा दिया। और मुझे लगता है ना, इनको ना फुटेज खाने की आदत है कि यार मैंने कुछ किया नहीं, मेरा तो कोई नाम ही ले रहा है, चलो अपने घर को आग लगा देते हैं, पूरी दुनिया देखेगी और देखेगी कि ये ट्रंप ने आग लगा दी। बिल्कुल उसी पागल इंसान की तरह से उन्होंने किया। इस तरह के काम वो कर रहे हैं और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। तो ये था आज का वीलॉग। और अगर आज का ये वीलॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को HSG जिसको हम बोलते हैं, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, क्योंकि आप ये करेंगे ना तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हम कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ना हम कोई फाइनेंशियल किसी से कुछ मांगते हैं। हमारा ये मानना है नॉलेज मस्ट बी फ्री, सबको मिलनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। अब आपसे मिलते हैं दूसरे वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।